Okay, now we are starting with the new chapter, that is the registration of the GST, registration under the GST. Registration under the GST का जो main concept था ना वो हमारा हो चुका है, that is a theoretical concept. अभी हम लोग start करें practical question और ये हम लोगों को पेपर में compulsory 7 mark के लिए होगा ही होगा, compulsory एक question रहेगा, ठीक है. Now we are starting with the question number 5. This is a question of state publication. Mr. K, a new dealer, from the following information and find out on which day he will be liable to register under the GST. मिस्टर के ए न्यू डीलर है, राइट, और हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि कौन से डेट से वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी के अंदर. एंड गिव द रीजंस फॉर योर आंसर. परचेस इंफॉर्मेशन इज गिवन एज वेल एज व्हाट सेल्स इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन. परचेस का मतलब क्या कर रहे हो आप, गुड्स को परचेस कर रहे हो, एंड सेल्स का मतलब क्या होता है, it is a turnover. Sales means your turnover. Okay, ठीक है. In a sales we are having the two type of sales, taxable sales as well as tax free sales. 2/4/2023, 4/4/23, 11/4. These are the different date of the April as well as May and September. Particular year का different dates available है. बस इस given information we have to find out कि ये person जो मिस्टर के डीलर है वो कौन से डेट से रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है. ओके, अब हम लोगों ने कल कुछ लिमिट्स देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे. For the special category of state, if the aggregate turnover is more than 10 lakh, they are liable for registration. But now in this situation, is Mr. K is a special category of dealer, special state है क्या बता. मिस्टर के का कौन सा स्टेट से दिया है क्या, कुछ नहीं, तो इनके नॉर्मल अदर स्टेट से कंसिडर करेंगे. ओके, अगर सैम टीपू वाले स्टेट से, सैम टीपू में क्या क्या आता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, देन टी मतलब तेलंगाना, पी मतलब पौंडीचेरी, यू मतलब उत्तराखंड, सैम टीपू अगर इस कैटेगरी से, तो उसके लिए लिमिट कितने का अलाउड है, 20 लाख का अलाउड है. बट वही अगर समझ लो बाकी का सिचुएशन है, मतलब अदर कैटेगरीज है, और अगर वो सप्लाई करता है ओनली गुड्स का, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स, तो एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स के लिए क्या हो जाएगा बोलो, ओनली 40 लाख. मतलब उसका जो भी टर्नओवर है वो 40 लाख से ज्यादा है तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और 40 लाख से कम है तो ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. क्लियर हो गया. ओके, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है. सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा अ पर्सन इज, मतलब वो पर्टिकुलर पैराग्राफ वो मैं बाद में लिख के दूंगी, पहले यहाँ ध्यान दो. डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, उसके बाद अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द रूल, 40 lakhs ना, अगर हम लोग सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो लिमिट कितने का अलाउड है बोलो, 40 लाख. और रूल क्या था, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 40 लाख देन इट ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स फ्री सप्लाई, exempted supplies, yes or no. Then we can say that exports also. एक सेम पैन के अंदर इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, सारे सप्लाई इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट है. एंड अगर एक सेम पैन नंबर के अंदर जितना भी सप्लाई हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता है. ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो परचेस का भी है, सेल्स का भी है, उसमें से आप परचेस का इन्फॉर्मेशन कंसिडर करोगे क्या, क्या लगता है आपको, नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे, उसका रीजन पता है. टर्न ओवर मीन्स वॉट, सप्लाई, सेल्स है ना. तो यहाँ पे परचेस करे तो वो अमाउंट नहीं आ सकता, तो परचेस के अमाउंट्स को इग्नोर करो एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी. समझ में आया, इट्स एंड एवरीथिंग. इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस होता है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स होता है, तो ऑलवेज कंसिडर द सेल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी, राइट उदित, समझा. ओके, तो डेट लिखा. अभी हम लोगों को सिर्फ सेल्स कंसिडर करना है, बट इन सेल्स वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सेल्स, हाँ या ना. फर्स्ट वन इज विच वन, taxable sales and what, tax free sales, yes or no. चलो बताओ, पहले क्वेश्चन बताओ, फिर उसके बाद हम लोगों को और एक कॉलम बनाना है, टैक्सेबल सेल्स, टैक्स फ्री सेल्स एंड क्यूमुलेटिव सेल्स. डेट्स बोलो. फर्स्ट डेट इज व्हाट, नेक्स्ट 11/4/23, नेक्स्ट कितना, 24 ना, नेक्स्ट 2/5/23 कितना,
नहीं नहीं रहने दो, फिर भी लिखेंगे हम लोग, लाइन में सारे डेट्स लिखेंगे। 25 के बाद हाँ कितना, अच्छा 11/5/23 नेक्स्ट, 25/23 नेक्स्ट, नेक्स्ट 1/9 ना, नेक्स्ट हमें छोड़ो, उसमें कुछ है नहीं तो छोड़ दो, ठीक है ना, नहीं है इसके लिए नहीं लिख रही हूँ, अगर होता तो लिखना पड़ता था। डेट्स लिखा, अब ये सेल्स बोलिए, चलो फटाफट। टैक्सेबल सेल्स में फर्स्ट डेट को कितना सेल्स है, 16 लाख, एंड टैक्स फ्री कितना है, 1,40,000, अमाउंट बोलते जाओ। नेक्स्ट 5 लाख एंड 11 लाख, सिर्फ अमाउंट बोलो, डेट नहीं बोला तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन, अच्छा तो इसको कुछ नहीं है तो नीचे के लाइन में लिखो 5 लाख एंड व्हाट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन 50 ना, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 2 लाख एंड, सही है। ओके अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बोलो, क्यूमुलेटिव सेल्स फाइंड आउट करना है, सही है। अगर क्यूमुलेटिव सेल्स फाइंड आउट करना है तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जस्ट एडिशन, इसका मतलब सबका टोटल, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सेल्स एज वेल एज टैक्स फ्री सेल्स, तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 17,40,000। नाउ 17,40,000 ऑलरेडी कैलसी पे, इसी में ऐड करो 5 लाख एंड 11 लाख, करो एडिशन, कैलसी निकालो, 17,40,000 प्लस 5 लाख प्लस 11 लाख, 33,40,000, 33,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 4 लाख, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 0 है, तो 0 0 ऐड करेंगे तो अगेन 38 लाख व्हाट 40,000, सही है। नेक्स्ट प्लस 5 लाख प्लस 1,50,000, देन 44,90,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, यस प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, नहीं 1 लाख है ना, नहीं 1 लाख है कि 10 लाख है, 10 लाख है, हाँ ठीक है 10 लाख है तो 59 लिया, नो प्रॉब्लम, ओके 59,65,000 प्लस 3,20,000 प्लस 20, सही है, प्लस 2 लाख प्लस 30 कितना, ओके नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये जो क्यूमुलेटिव सेल्स है ये हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि कौन से डेट में हमारा सेल्स कितना हो रहा है टोटल में, प्लीज यहाँ ध्यान दो। व्हाट इज योर टोटल लिमिट बोलो, 40 लाख का लिमिट है हम लोगों का, यस और नो। अगर 40 लाख का लिमिट है मतलब अगर हमारा सेल जिस डेट को 40 लाख से ज्यादा हो रहा है, ऑन दैट डेट वी आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑब्जर्व करो हम लोगों का सेल्स यहाँ पे 40 लाख से ज्यादा हो गया, ऑन विच डेट 2/5/2023, तो हम लोग कब से लाइबल है, 2/5/2023 से हम उस डेट को हम लोग लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्लियर होगा। ओके अभी इसको लिखना कैसे है मैं आपको ओरली बता रही हूँ, लिख लो चाहिए तो, या तो मैं ओरली डिक्टेट करो आप याद रखोगे या तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। ओके अब देखो दिस इज योर सेकंड पार्ट, मतलब क्या, जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, आफ्टर दैट पैराग्राफ यू हैव टू राइट डाउन द कैलकुलेशन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द कंक्लूजन, ठीक है। अभी इसमें क्या लिखा जाएगा, अ पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर के इज ग्रेटर देन 40 लाख, क्या बोला, अ पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन if aggregate turnover of Mr. K is more than 40 lakhs during the financial year, during the financial year,
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स फ्री सप्लाई, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। क्लियर है? बस यहाँ तक। आफ्टर दैट वी हैव टू दिस टेबल, उसके लिए आप हेडिंग क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। क्या लिखेंगे हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? एग्रीगेट टर्नओवर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ये हेडिंग हो गया। ये होने के बाद आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर के exceeds 40 lakh on 2/5/2023. Therefore, he is liable to get registered under this Act 2000, under this GST Act 2017. क्लियर है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ये कब से लाइबल हुआ बस उतना ही लिखना है। कब से लाइबल हुआ बताओ? 2/5/2023 को लाइबल हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर के इज एक्सेड्स 40 लाख ऑन द डेट ऑफ 2/5/2023. Therefore, he is liable to get a register under the GST Act 2017 on 2/5/2023। इस डेट को वो लाइबल है। मतलब इसके बाद एक बार वंस उसने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इजी था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करूँ, आप सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 6 of Shed publication. Sargent started the business on 1st April 2023 and from which month he is liable to register as per the provision of the GST Act. Give reasons. Month देके रखा है, year देके रखा है, purchase is given taxable as well as tax free, sales is given taxable as well as tax free. Okay, April to June, July, August, September, October, November, December. Whole year information is available. बस इसको सॉल्व करना है। अगेन सेम मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द वन पैराग्राफ कि उसका लिमिट कितना होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, एनी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट यहाँ एक्सप्लेन किया है क्या? गिवन इन्फॉर्मेशन में एनी स्पेशल कैटेगरी स्टफ नहीं है। सैम टिपू में से है क्या? नहीं है। तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे अदर स्टेट, मतलब एज्यूम दैट ये जो मिस्टर साजन है इज फ्रॉम द अदर स्टेट। फॉर द अदर स्टेट रूल क्या है? फॉर गुड्स सेल्स कितना होना चाहिए? टर्नओवर कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 40 लाख। तो यहाँ पे ये गुड्स ही है बिकॉज सेल हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स फ्री सप्लाई। तो ये सेल्स है, मतलब ये गुड्स है, तो गुड्स के लिए लिमिट है उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा है तो जिस दिन को ये ज्यादा हो गया उस दिन को वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है। एनी डाउट इन दिस? अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन कैलकुलेशन का सेम टेबल। परचेस ऑलवेज इग्नोर, परचेस यहाँ पे कंसिडर नहीं होता। देन व्हाट? डेट टैक्सेबल एज वेल एज व्हाट? टैक्स फ्री। जिसके अंदर क्या आता है? सेल्स आता है, बराबर है। जिसके अंदर क्या आएगा? सेल्स। सेल्स का क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसका टोटल करो। जहां पे हमारे टोटल सेल्स का लिमिट 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा उस मंथ में वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल। इजी है, कर सकते हो ये सम। नेक्स्ट वन एंड एंड में कंक्लूजन लिखना भूलना मत। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Mr. AK, businessman of Mumbai, started the supplying the services from 3rd July 2023 and he gives the following details of transaction. Determine the date of liability of the tax payable as SGST, CGST and IGST. मतलब क्या बोला है उन्होंने? डिटरमाइन द डेट ऑफ लाइबिलिटी। ऐसा डेट डिटरमाइन करो कि जिस डेट को वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, वंस ही इज अ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो वो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड करने के लिए भी लाइबल है। तो उन्होंने बस घुमा फिरा के पूछा है कि डेट डिसाइड करना लाइबिलिटी का, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन का डेट डिसाइड करना। क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। 5/7/2023 टैक्सेबल सप्लाई एट मुंबई, ये टर्नओवर में ऐड होगा कि नहीं होगा? ये एग्रीगेट टर्नओवर है? हाँ है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स फ्री सप्लाई, देन व्हाट? एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, ये सारे सप्लाई इंक्लूड होते हैं, बराबर ना? तो ये टर्नओवर में, मतलब उसको टिक करके रखो छोटा सा। सर्विसेज टू मेसर्स केटी लिमिटेड एट नासिक, आप सर्विसेज दे रहे हो, देखो टैक्सेबल सप्लाई हुआ एट मुंबई, इसका मतलब ही सप्लाइज द गुड्स। नाउ सप्लाई टू द सर्विस टू द मेसर्स केटी लिमिटेड एट नासिक, मतलब आपने सर्विस सप्लाई किया। तो ये जो डीलर है वो एट अ टाइम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का सप्लाई कर रहा है। ओके, तो ये भी तो सप्लाई में आएगा, टिक करके रखो एक छोटा सा। सर्विसेज टू मिस्टर मेहता एट अकोला, सर्विसेज आर सप्लाई, इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। टैक्सेबल सप्लाई टू आरबीआई, यस इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। सप्लाई टू मिस तनु ऑफ धुले, यस एग्रीगेट टर्नओवर। टैक्सेबल सप्लाई टू पुणे, टैक्सेबल सप्लाई टू दिल्ली, taxable supply to Nagpur and taxable supply to Indore. All these things are supply. Some supplies are goods and some supplies are what? Services. तो ये जो डीलर है वो दोनों का मिलकर बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए लिमिट कितने का है? अदर स्टेट में बोलो 20 लाख। मीन्स इफ मिस्टर ए के बिजनेसमैन का अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो ही इज अ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बोर्ड पे ध्यान देना, कुछ भी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन लिख लोगे,
मतलब फर्स्ट कॉलम इज व्हाट, डे, सेकेंड कॉलम इज व्हाट, सर्विसेज, हाँ या ना, थर्ड कॉलम इज व्हाट, यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, यस और नो। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी रहेगा, फिर यहाँ बनेगा क्यूमुलेटिव सप्लाई, यस और नो। पहले पूरा क्वेश्चन आप यहाँ कॉपी करके देंगे अमाउंट के साथ, लाइक 7,11,000, नेक्स्ट अमाउंट इज व्हाट, 1,01,000, जो पॉइंट्स कंसिडर होते हैं सारे पॉइंट लिख के पूरे क्वेश्चन को पहले यहाँ कॉपी किया जाएगा एंड फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव सप्लाई कैलकुलेट करने को आता है, बस एडिशन करते जाओगे, फर्स्ट इज 7,11,000, नाउ 7,11,000 प्लस 1,01,000 कितना हो जाएगा, 8,12,000, सही है ना। फिर उसमें नेक्स्ट ऐड करके लिखोगे, इस तरह से टोटल करो, ये टोटल क्यूमुलेटिव जहां 20 लाख से ज्यादा होता है उस डेट को ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आप ये सम कर सकते हो पक्का। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, Mr. A has been involved in the supplying the taxable material in the Jammu Kashmir since 1st August 2023. His turnover in the month of the December 23 exceeds limit of 40 lakh when Mr. A is required to register under the GST law. उन्होंने बोला मिस्टर ए जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, मतलब वहां पे वो बिजनेस कर रहा है, वहां पे वो सप्लाई कर रहा है, ओके, और उसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से एक्सीड्स हो गया इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो इज लाइबल है कि नहीं है, अगर है तो कब से, obviously is liable for registration because his turnover is greater than 40 lakh from the in the month of the what, December. So in the month of the December 2023 he is liable for registration. समझ में आया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Praveen of Mumbai is trading own business goods and also acting as agent. Mr. Praveen मुंबई में है जो खुद का बिजनेस कर रहा है as well as वो एजेंट भी है। अभी आपको कुछ रूल याद आ रहा है, एजेंट के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कल मैंने सिखाया था, याद आ रहा है, किसके किसके लोगों, कौन कौन से लोगों के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का सप्लाई हो रहा है वो भी टैक्सेबल गुड्स का, वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करेंगे, भले उनका लिमिट 40 लाख से नहीं है, कम में ज्यादा है फिर भी, ओके। फिर कौन कौन से लोग थे, पहला था इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था, फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, इकोनॉमिक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थे, टीडीएस कलेक्टर, टीसीएस कलेक्टर था, एनआरआई था, ओआईडीआर सर्विस, बराबर ना, आईएसडी सर्विस, इनपुट सर्विस, ओआईडीआर मतलब वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, ऑनलाइन आप स्टोरी सुनते हैं, वो ओआईडीआर सर्विस होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एक कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है वो सर्विस लेके आप वापस वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स को, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो दीज आर द पर्सन दे आर हैविंग अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। उसमें क्या आता है, एजेंट, अगर एजेंट है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा कंपल्सरी, उसका बिजनेस हो या ना, ओके। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है, he is also acting as agent for Mr. Bin of Chennai and Mr. Praveen's turnover in the financial year 23-24 is 38 lakh in the own account and 4 lakh on behalf of principal। मतलब क्या, खुद के बिजनेस में वो 38 लाख का बिजनेस कर रहा है एंड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हमारा जो ओनर है उसके अगेंस्ट में वो कितने का बिजनेस कर रहा है, एज एजेंट 4 लाख का। तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये दोनों ऐड होता है, तो 38 प्लस 4 इज हाउ मच, 44। तो वैसे भी इसका टोटल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 42, यस और नो। इसका मतलब इसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, और अगर नहीं भी होता था देन ओनली ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज अ एजेंट वर्किंग एज एजेंट, समझा। तो नीचे कंक्लूजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप नॉर्मल लिखेंगे, क्या होगा, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर व्हाट, मिस्टर क्या नाम है इसका, मिस्टर प्रवीण इज 42 lakhs which is a greater than 40 lakh, therefore he is liable for registration, yes or no। Now question number 10, Mr. Mahajan is a farmer, ये farmer है, with an annual turnover relation in the agriculture of 39 lakh। जैसे कुछ लोग हैं जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, वैसे कुछ लोग हैं जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत है ही नहीं है। कौन कौन से लोग थे उसमें से, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे डीलर कि जो कंपल्सरी एग्जेम्प्टेड वाले गुड्स का डील कर रहे हैं। मैन एचपी, याद आ रहा है, एम मतलब मोटर स्पिरिट, ए मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल, एन मतलब नेचुरल गैसेस, एच मतलब हाई स्पीड डीजल एंड पी मतलब पेट्रोलियम फ्यूल, बराबर है। मैन एचपी का जो डीलर है वो सिर्फ उतने का ही सप्लाई करता है और कोई गुड्स का सप्लाई नहीं करता, दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उनका टर्नओवर कितना भी होने दो, क्योंकि वो पार्ट जीएसटी के अंदर आता ही नहीं। जो डीलर्स अल्कोहलिक लिकर सप्लाई करते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन वाला स्पेसिफिकली, द ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहलिक लिकर जो सप्लाई करते हैं, दे आर आल्सो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहलिक लिकर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीएसटी, वो है ही नहीं जीएसटी के अंदर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इवन इन फ्यूचर भी नहीं लगेगा,
क्योंकि उसको बाहर रखा गया, उसके ऊपर बाकी के टैक्सेस लगते हैं जो पहले से थे, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज अ व्हाट, और क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो डीलर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई करता है, दे आर ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये डीलर है मिस्टर महाजन है, वो एग्रीकल्चर गुड्स सप्लाई कर रहा है 39 लाख का, ठीक है। अभी भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। Since this income is agriculture related and the turnover is exempt from GST. However, Mr. Mahajan also supplied the plastic bag worth of rupees 2,50,000 along with the crop and charges separately for this. Mr. Mahajan is required to register under the GST advice. अब देखो, ये जो मिस्टर महाजन है, अगर ये सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई करता, ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट ये उसके साथ एग्रीकल्चर गुड्स का तो सप्लाई कर रहा है 39 लाख का, बट उसी के साथ ये 2,50,000 के प्लास्टिक बैग का भी तो सप्लाई कर रहा है, हाँ या ना। तो अगर ये पर्सन प्लास्टिक बैग का सप्लाई कर रहा है, तो वी कैन से दैट व्हाट, बोलो मतलब क्या, इसका दोनों का एडिशन करना होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, ओके। अब अगर वो डीलर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे प्लास्टिक बैग का भी सप्लाई कर रहा है, तो हम लोगों को इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब 39 लाख प्लस 2,50,000 कितना होता है, वो 40 से ज्यादा हो गया, 40 से ज्यादा हो गया, मतलब ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया, अंडर द जीएसटी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, Mr. Jain is a dealer dealing with the intrastate supply of the goods and services, and he has placed a business in India. Furnishes the following information for the financial year 23-24. बोलो, sale of taxable goods by head office located in Mumbai. हम लोग क्या कर रहे हैं, मिस्टर जैन है, डीलर है, स्टेट दिया नहीं है, assume that other state, सेल कर रहा है, टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, टिक करो। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ये सर्विसेज है, बाय ब्रांच ऑफिस एट चेन्नई, सप्लाई हो रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, नो प्रॉब्लम, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होते हैं, ये भी आएगा। एंड सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये भी आएगा। तो हम लोग नॉर्मल पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, डेट तो दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, ओके नो प्रॉब्लम, डेट नहीं है तो सर्विसेज आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई उसका क्यूमुलेटिव। एडिशन करते जाओ, एडिशन करके देखो एडिशन में हो रहा है क्या। अच्छा, इसका लिमिट क्या है नाउ, ही इज सप्लाइंग सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। नाउ व्हाट इज द टर्नओवर, 20 लाख, मतलब इस पर्सन का अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यस, सिर्फ गुड्स के लिए 40 लाख एंड सिर्फ सर्विसेज रहेगा तभी भी 20 लाख एंड दोनों रहेगा तभी भी 20 लाख। सही है, अदर स्टेट के लिए, यस अदर स्टेट के लिए, ओके। तो इसका टोटल देखेंगे तो टोटल शायद नहीं हो रहा है, तो ही इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी बिकॉज हिज टोटल टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख। समझा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। Mr. Sun Private Limited, incorporated in Chennai on 1st July 2020, has the following details for the year 23-24. Okay, ये चेन्नई से है। Interstate exempted supply, this is a supply, aggregate turnover में add करेंगे। Intrastate supply of services, goods as well as services दोनों का supply हो रहा है, and for this dealer limit is 20 lakh, right Udit Chinmay? Okay, next one, non taxable supplies। non taxable supply का मतलब क्या होता है, obviously non taxable है but supply तो हो रहा है, it should be add in the turnover। exempted supply for services, add in the turnover। intrastate supply of goods, add in the turnover। again same logic, बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, उसका क्यूमुलेटिव बनाओगे, क्यूमुलेटिव करके टोटल करो और डिसाइड करो है कि नहीं है। जरा देखो, Messrs Sun Limited is required to register compulsory under the GST law advice whether you अच्छा एडवाइस करना है, तो पहला सिचुएशन देख लिया, जरा टोटल करके देखना कितना होता है, 3,80,000 निकालने का ना, करके देखो, क्यूमुलेटिव करो, नो प्रॉब्लम। आप इसको क्यूमुलेटिव करके ही हर एक सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स होगा और यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट। आप मुझे अमाउंट बता सकते हो, बोलो पहला अमाउंट कितना है, बोलो 3,80,000। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, खत्म। यहाँ पे सारे सेंटेंसेस आप प्रॉपर लिखोगे। अब क्यूमुलेटिव के लिए क्या होगा, दिस इज नोन एज अ क्यूमुलेटिव सप्लाई या तो क्यूमुलेटिव टर्नओवर। तो 3,80,000 का 3,80,000 प्लस 5,20,000, 9 लाख, सही है। 9 प्लस 1,80,000, 10,80,000, 10,80,000 प्लस 1 लाख, 11,80,000, 11,80,000 प्लस 7,20,000, 18, सही है, 19 लाख। अब मुझे बताओ
क्यूमुलेटिव टर्नओवर में आपको दिख रहा है 20 लाख से ज्यादा नहीं, तो कंक्लूजन इज व्हाट, ही इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट 2017 बिकॉज हिज टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे उन्होंने एक क्वेश्चन में और पॉइंट दिया है, वेदर योर आंसर इज अ डिफरेंट इफ serial number 1 at above is a interstate taxable supply of goods of rupees 3 lakh 80। मतलब ये जो पॉइंट है वो इंटरस्टेट सप्लाई था, हाँ या ना, ऐसे क्वेश्चन में पहले बोला था। नाउ दे से दैट ये पॉइंट को हम लोग समझेंगे इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, तो हमारा आंसर डिफरेंट होता है क्या? हाँ होता है। आपको याद है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का लिस्ट, उसमें सबसे पहला हेडिंग क्या था? इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई किया, स्पेसिफिकली बोला है, तो भले उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है, देन ओनली ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट 2017। क्लियर हो रहा है? बिकॉज दे आर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बोला ही। क्लियर हो गया? ओके तो लिखना होगा यस आंसर इज डिफरेंट, राइट, बिकॉज मेसर्स अनलिमिटेड makes an interstate supply of the goods as per section 24 of the CGST Act 2017. Person making any interstate supply is required to register under the GST irrespective to the aggregate turnover। irrespective मतलब उसका aggregate turnover कितना भी हो, हम लोगों को देखने का जरूरत नहीं है। अगर उसने interstate taxable supply किया तो he is a compulsory liable to get a register under the GST। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो सोल्यूशन आएंगे, एक नॉर्मल वाला ही इज नॉट लायबल, एक सेकंड सिचुएशन का ही इज लायबल। देन नाउ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सिलेक्टेड सेक्शन है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 24 है। हाँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे अच्छा अगर याद है तो लिखो, अदरवाइज मत। समझा? नेक्स्ट वन। नाउ कैलकुलेशन 13। Mr. Romi supply goods and services from Calcutta and he states that he is not required to register under the GST law। Mr. Romi सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, एंड उसको लगता है कि उसको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर एंड एडवाइज वेदर ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट। आप उसका गेन मतलब टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करो और उसको एडवाइज करो, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट है। टैक्स का रेट देखे रखा है, टैक्स के रेट का फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट मेक अ कम्युनिटी अमाउंट, बराबर ना, मतलब क्यूमुलेटिव सेल्स। तो क्या करोगे? डेट्स लिखोगे, अमाउंट लिखोगे एंड क्यूमुलेटिव सप्लाई का टेबल बनेगा, राइट है, ठीक है। नीचे देखो क्या बोला है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ 90,000, दिस इज आल्सो ऐड। ऊपर का था इंट्रास्टेट सप्लाई, उसके अंदर हम लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी क्या कर लेंगे? ऐड। मतलब टेबल कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे डेट्स हो गए, उसी के साथ नीचे आएगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई, डायरेक्टली अमाउंट में 90,000, क्यूमुलेटिव एडिशन में 90,000। यहाँ तक सही है। आगे पॉइंट नंबर सी, Mr. Romi supplied the agricultural product worth of 90,000 that was cultivated by Mr. Pathak, to whom wages of 1,000 per month were paid and was supervised by Romi's wife। उन्होंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट नंबर बी के अंदर जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो क्या है। पॉइंट नंबर बी के अंदर जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई 90,000 का है, उनका एक्सप्लेनेशन दिया है पॉइंट नंबर सी में कि वो 90,000 का जो सप्लाई है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का सप्लाई है, बराबर है। जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर गुड सप्लाई करते हैं उसका ये सप्लाई है 90,000 का। एंड मिस्टर पाठक टू हुम वेजेस कितने देके रखे हैं हम लोगों ने? 1,000 के वेजेस देखे रखे हैं मिस्टर पाठक को। मतलब 90,000 का गुड्स कल्टीवेट करने के लिए हम लोगों ने एक लेबर को अपॉइंट किया, उस लेबर को हम लोग 1,000 पर मंथ का चार्जेस दे रहे हैं और उसको सुपरवाइज कर रही है उसकी वाइफ मिस्टर रोमी की वाइफ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द 90,000। एंड जो आप वेजेस दे रहे हो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो सैलरी है ही नहीं हमारा, ओके। तो ये सी पॉइंट कंप्लीटली इग्नोर, समझा? तो पीछे के जो पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी में जो अमाउंट दिए बस उनका टोटल करो, क्यूमुलेटिव टोटल फाइंड आउट करो एंड फाइंड आउट दैट द टर्नओवर इज एक्सीड्स क्या दिया है 40 लाख और नॉट। व्हाई? बिकॉज सर्विसेज कहीं पे भी नहीं है, जो भी है गुड्स है और गुड्स के लिए लिमिट कितना है? 40 लाख। अगर एक्सीड्स 40 लाख है देन ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और अगर 40 लाख से ज्यादा नहीं है तो ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। डन? समझा? Question number 14, 1-4. Ms. Prabha states the following transactions of her business in the Gujarat. Is she liable to get registered under the GST? If yes, and from when? Mr. Prabha है, वो गुजरात से है, और is she liable to get registered? वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है कि नहीं है? अगर है तो कब से? सिंपल क्वेश्चन है। गुजरात स्टेट नॉर्मल स्टेट है, गुड्स सप्लाई टू सूरत टिक करके रखो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अंडर द एग्रीगेट टर्नओवर। गुड्स सप्लाई टू बड़ौदा टिक करना,
गुड्स परचेज फ्रॉम वापी आता है क्या एडिशन में, बताओ, परचेज है, परचेज पॉइंट इग्नोर, क्रॉस मार्क करके छोड़ दो, ये एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर नहीं होगा। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सूरत, आपने सर्विसेज लिया सूरत से, तो इट इज अ परचेज ऑफ सर्विस, इट इज नॉट कंसिडर, इसको भी क्रॉस मार्क करके छोड़ दो। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू राजकोट, आपने सर्विसेज दिया राजकोट को, दिस इज कंसिडर गुड्स सप्लाई टू जामनगर, यस, एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू अहमदाबाद, यस, क्लियर है, all these points are considered. Any doubt in this? First make a total, find out the cumulative total. If your aggregate turnover is greater than 20 lakh, then he is liable to registration because supply of goods as well as services. Then next one. Question number 14 finished. Question number 15. Mr. Vilas, having his professional setup in the Uttarakhand and gives the following details of services provided by him. Now they clearly say that this is a supply of services and he is from the Uttarakhand. तो उत्तराखंड कौन सा कैटेगरी में आता है, सैम टीपू में आता है ना उत्तराखंड, उसके लिमिट कितने का है, नाउ जो भी दिया है 4 लाख, 7 लाख, 1 लाख 40, 3 लाख 20, 4 लाख 80, 1 लाख 50, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द स्टेट ओनली। इज मिस्टर विलास इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, सिंपल अमाउंट क्या करोगे, टोटल करोगे, 20 लाख से मतलब पहले डेट अमाउंट क्यूमुलेटिव अमाउंट्स में क्यूमुलेटिव में अगर 20 लाख से ज्यादा हुआ तो ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, सिंपल था सम। क्वेश्चन नंबर 16, मेसर्स अनिकेत एंटरप्राइजेस हैविंग अ प्लेस ऑफ द वैल्यू ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ व्हाट, त्रिपुरा, उसका बिजनेस कहाँ पे बोलो, त्रिपुरा इज अ व्हाट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, उसके लिमिट कितने का है, 10 लाख। नाउ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंटर इनटू द सर्टेन ट्रांजैक्शन व्हिच इज एज फॉलोज, 3/11/2023 taxable supply of services within the state, 5/11/23 supply of exempted, अच्छा taxable supply बोला है, आएगा टर्नओवर में, supply of exempted goods to Delhi, yes it is also included in the turnover, yes or no। उसके बाद next is the what, supply of exempted services within the state also included, and supply of taxable good within the state also included। Advise Mr. मतलब सबका टोटल करेंगे, advise Mr. Aniket Enterprises whether he is required to get registered under the GST, if yes when should get registered, अगर हाँ तो कब से, तो सिंपल है, अमाउंट देखो, उसके बाद क्यूमुलेटिव अमाउंट, क्यूमुलेटिव सप्लाई, उनका टोटल, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है he is liable to get registered under the GST। Done, good, next one, question number 17, Tushar, a dealer of Rajasthan, gives the following details of the business: intrastate taxable supply of goods, intrastate taxable supply of services, intrastate exempted supply, intrastate exempted supply, सबका एडिशन होगा because all are the supply। Observe that these are the goods as well as services, तो अगर goods and services है तो सबका एडिशन, और लिमिट कितने का बन गया, 20 लाख। बट नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, he is liable to pay tax under the reverse charges 20,000 on certain supply availed by him। इस बंदे ने कुछ सर्विसेज लिया, बराबर है, सर्विसेज सप्लाई मतलब इनवर्ट सप्लाई हो गया, मतलब ये परचेस कर रहा है, फिर भी वो उसके ऊपर टैक्स पेड कर रहा है। जब भी परचेस सर्विसेज के ऊपर एंड परचेस गुड्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म, और ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 24। तो इसका टर्नओवर टोटल ज्यादा हो या ना हो, देन ओनली ही इज कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट 2017 बिकॉज ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्जेस। समझा लॉजिक, हाँ या ना? तो आप टोटल तो करके दिखाओगे, नो प्रॉब्लम, बट नीचे ये हेडिंग लिख के और कंपल्सरी का रूल भी लिख दो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मयूरेश अ डीलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश? सैम टीपो, SAMPTP, yes। Arunachal Pradesh details is given below। Taxable supply made within the state, taxable supply कहाँ पे? Within the state आएगा। Taxable purchase within the state, is the purchases included in the aggregate turnover? No, क्रॉस मार्क करके छोड़ दो, बराबर ना? एग्रीगेट टर्नओवर में परचेस नहीं आता तो ये टोटलिंग में लेंगे ही नहीं। नाउ सप्लाई टू मलेशिया, इट इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आता है ना एग्रीगेट टर्नओवर में, तो ये आएगा। देन इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम बैंगलोर, इनवर्ड मतलब परचेस होता है, तो ये भी नहीं आएगा। एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई टू अमृतसर, यस। इज द मयूरेश इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, तो पहले आपको टोटल करके देखना है, जिसमें परचेस वाला पॉइंट मतलब 1,30,78,000 नहीं आएगा, बाकी का टोटल करके देखो। अगर 20 लाख से ज्यादा है तो ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, अगर नहीं है ही इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। क्यूमुलेटिव क्या तो चलेगा, क्या होता है ना, अगर डायरेक्ट टोटल
हाँ, तो प्रॉब्लम होता है ना, अगर रेट दिया रहेगा तो आपको दिखाना होता है ना कि कौन से रेट को वो लाइबल है, इसलिए हमेशा आप आदत डालो, यू आर टू मेकिंग अ क्यूमुलेटिव टोटल ओनली, ऑलवेज, इच एंड एवरी टाइम। समझा? क्वेश्चन नंबर 19 वही कर रहे हैं ना। Aditi, business in woman in Delhi, gives the following details of her business. वो दिल्ली की business woman है। Interstate supply, add. Interstate purchase, आता है क्या purchase? No. And interstate exempted supply, yes, add होगा। Is Aditi required to get registered under the GST? टोटल करके देखेंगे 9,70,000 plus 3,30,000, 13 लाख आता है टोटल, नहीं होगा, मतलब Aditi is not required to get registered under the GST. But will your answer is a change if she is a casual taxable person? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है सेक्शन 24 के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर भी आंसर चेंज हो जाएगा। यस, ही इज लायबल टू गेट कंपल्सरी गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, राइट, बिकॉज ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हो गया, इजी था। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.